बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 5। इसमें आज टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की, इम्पल्स की बात की, और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स की बात की। फ्रिक्शन व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट, जब दो कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी कांटेक्ट में रखे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू ए कांटेक्ट फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स के साथ। जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, नीचे जो रखा है मैंने, ये दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट करेंगे, यानी ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे थ्रू ए कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। दिस कांटेक्ट फोर्स इज द नेट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेज इन कांटेक्ट। मतलब क्या है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट लिए आपने 1 और 2 नंबर के, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 है, इन दोनों को जब कांटेक्ट में रखते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, भाई कोई सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड सरफेस में क्या होंगे, इस टाइप से इसके एटम्स अरेंज होंगे, होंगे या नहीं, इस टाइप से इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है अरेंज होंगे, ठीक है। ये इसका क्रिस्टल आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इसमें भी ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होंगे रेंडमली, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं इसमें भी। तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है किसके बीच, एटम और एटम्स के बीच, एक ऑब्जेक्ट के एटम का दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम और मॉलिक्यूल से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच। आप जानते हैं ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्जेस से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो फाइनली उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो नेट इफेक्ट है यही कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेज इन कांटेक्ट, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस है, ये वाली सरफेस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, ये वाली सरफेस सेकंड ऑब्जेक्ट की, दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस जो कांटेक्ट में है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो नेट इफेक्ट है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। अब देखिए, ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा, यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स लगा, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट था और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 के भी यहाँ कांटेक्ट फोर्स होगा, तो इसका जो नॉर्मल होगा, ये जो कांटेक्ट सरफेस हो गया ना बेटा, ये कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल इस तरफ हो गया, ये नॉर्मल हो गया, हो गया या नहीं, ये नॉर्मल हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स, ये जो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है इस तरीके से, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर होगा। यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स होगा इसका एक कंपोनेंट या तो इधर होगा या फिर नीचे की साइड, यानी नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएंगे, और एक कंपोनेंट या तो इधर होगा और या फिर इधर होगा। यदि इस पर इधर मूव कर रहे हो आप इसको, ये ऑब्जेक्ट 2 मान लीजिए स्टेशनरी है, और ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर इधर एक्सटर्नल फोर्स F लगा करके आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ इन दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस में जो कांटेक्ट फोर्स होगा, ये जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक कंपोनेंट तो देखिए ये नॉर्मल डायरेक्शन में या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है, और एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट टू द कांटेक्ट प्लेन, ये जो कांटेक्ट प्लेन है इसके टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है किसका, द कंपोनेंट ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो ये तो कहलाता है बेटा नॉर्मल, ये क्या कहलाता है, नॉर्मल। और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, ये इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ,
ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। स्मॉल एफ है बेटा, ये स्मॉल एफ टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो तो नॉर्मल फोर्स कहलाता है, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। किसका कंपोनेंट? कांटेक्ट फोर्स के ये दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द टू सरफेसेज आर रफ, जब दो सरफेस रफ होती हैं, द फ्रिक्शन इज कंसिडरेबली हाई। मान लीजिए ये एक ऐसी सरफेस है जिगजैग, ठीक है, इस टाइप की सरफेस है एक ऑब्जेक्ट 2 की, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 की सरफेस ये देखिए इस टाइप की है। ऑब्जेक्ट 1 की सरफेस, ऑब्जेक्ट 1 की सरफेस इस टाइप की है। आपने इंटरलॉकिंग टाइल्स देखी हैं? रोड जो बनता है इंटरलॉकिंग टाइल से एक दूसरे में वो इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सरफेस रफ है तो रफ सरफेस पर तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती हैं। ठीक है, तो व्हेन द टू सरफेसेज आर रफ, जब दो सरफेस रफ होती हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा? हाई होगा। और फेयरली स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन लेस होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिए थे कि कोई रास्ता है, रास्ते पर मान लीजिए घर के अंदर सरफेस पर टाइल्स बिछी हुई है तो वो स्मूथ हो जाएगी, तो वहाँ स्मूथ सरफेस पर जो है फ्रिक्शन क्या होगा? स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? लेस फ्रिक्शन होगा, लेस फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और यदि रफ सरफेस है तो रफ सरफेस पर जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है? हाई होता है कंसिडरेबली। ठीक है, रफ सरफेस पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, फ्रिक्शन हाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस पर लेस फ्रिक्शन और रफ सरफेस पर हाई फ्रिक्शन होता है। एट द इंटरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस रफनेस, इस सरफेस रफनेस के आधार पर जो सेपरेशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत स्मॉल होता है। एंड द मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जब सरफेस रफ ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो मैंने ऊपर ये मॉलिक्यूल्स बताए, यदि ये कांटेक्ट सरफेस जो है दोनों का रफ है, इस तरीके से रफ सरफेस है, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगा। सेपरेशन जो होगा ना मॉलिक्यूल्स के बीच का वो काफी कम होगा, और जब सेपरेशन कम होगा तो जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो उस केस में जो है ये मूव नहीं कर पाएगा। यदि आप इस फर्स्ट सरफेस को मान लीजिए सेकंड सरफेस पर आगे मूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वन हैज टू ब्रेक द मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सच बॉन्ड्स बिटवीन रफ सर्फेसेज इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन स्मूथर सरफेस। जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वो कम होती है, और जो रफ सरफेस होती है उस पर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा होती है। जहां मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा होगी मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा, नेट इफेक्ट जो होगा कांटेक्ट फोर्स वो हाई हो जाएगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा। जब सरफेस स्मूथ है तो उस केस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है कम होगी, कम मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो उस केस में फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये अभी तक हमें समझ में आ रहा है। दस बाय पॉलिशिंग द सरफेस, इस तरीके से यदि हम किसी सरफेस को पॉलिश कर दें, ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड। हमने देखा ना कि रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा है और पॉलिश्ड सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है। मैंने आपको ध्यान कीजिए, गैलीलियो के जब ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप के रास्ते ले लीजिए। एक स्मूथ सरफेस जिस पर टाइल बिछी हुई है, एक रास्ता ऐसा है जो कि रफ है, रोड है, मान लीजिए रोड सड़क है तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एक रास्ता ऐसा है जहां पर सैंड है, नदी नदी जब सूखी नदी जब मिट्टी होती है तो उसमें रफनेस और ज्यादा होगी, तो यहाँ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, यहाँ उससे कम, और यहाँ सबसे कम होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है सरफेस को पॉलिश करके, यानी उसकी स्मूथनेस को बढ़ा करके। इफ स्मूथनेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, यदि स्मूथनेस को बहुत ज्यादा कर दिया, एक लिमिट से ज्यादा कर दिया, तो जो बॉन्ड है मॉलिक्यूलर बॉन्ड वो इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएंगे, यानी बॉन्डिंग घटने के बजाय बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। कब? जब सरफेस को बहुत ही ज्यादा आपने स्मूथ कर दिया तो उस केस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस केस में ऐसी सरफेस पर मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव द surface relative to each other।
दिस इज कॉल्ड कॉल्ड बेंडिंग, उसे कहते हैं कॉल्ड बेंडिंग। कभी आपने देखी होगी कॉल्ड बेंडिंग, जैसे किसी स्मूथ सरफेस पर पानी गिरा हुआ है, मान लीजिए सरफेस है, इस पर पानी गिरा हुआ है, ठीक है, और इसी पर कोई दूसरा स्मूथ सरफेस रख दीजिए, ठीक है, कोई दूसरा स्मूथ सरफेस, जैसे कि स्केल, मान लीजिए स्केल रख दिया आपने यहाँ पर, स्टील का स्केल, पानी रखा हुआ है सरफेस पर, स्टील का स्केल यहाँ पर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उससे चिपक जाता है, उसको हटाने में, क्योंकि वहां पर कॉल्ड वेल्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉल्ड वेल्डिंग हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होगा तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, रफ सरफेस था तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा थी, लेकिन रफ सरफेस के कंपैरिजन में यदि सरफेस को हमने स्मूथ किया तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कम हो रही थी, लेकिन इस जो स्मूथनेस है यदि आप उसको एक लिमिट से ज्यादा कर दोगे तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कम होने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस वजह से सरफेस को मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा दूसरे सरफेस के कंपैरिजन में। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड बेंडिंग कहते हैं। ऐसे डेली लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आप कोई भी दो बाउल्स लीजिए, बाउल्स के बीच में यदि पानी है तो एक बाउल से दूसरे बाउल को निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप मान लीजिए किसी थाली, कोई स्टील की थाली है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर जैसे ब्लेड, मान लीजिए ब्लेड है, जैसे ध्यान से कीजिएगा कभी एक्टिविटी करें तो ब्लेड जैसा कुछ चीज है, शार्प मत लीजिए, कोई ब्लंट सरफेस ले लीजिए, ठीक है, कोई स्ट्रिप ले लीजिए बहुत पतली, और उसको गीली सरफेस पर डाल दीजिए, तो उसको वापस उठाना बहुत भारी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाथरूम सरफेस में, जब बाथरूम का सरफेस गीला हो जाता है तो उस पर जब साबुन गिर जाता है, तो क्योंकि साबुन का सरफेस भी स्मूथ है, और वो टाइल जो है बाथरूम के अंदर बिछी हुई है वो भी सरफेस गीला है, वहां भी स्मूथनेस ज्यादा है, तो स्मूथनेस ज्यादा हो जाता है तो फिर उस साबुन को उठाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो जल्दी से जो है हाथ में पकड़ में नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं कॉल्ड वेल्डिंग। क्या कहते हैं, कॉल्ड वेल्डिंग। तो आगे देखिए, फ्रिक्शन कैन ऑपरेट बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ सॉलिड्स। फ्रिक्शन जो है सॉलिड सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है, या सॉलिड और फ्लूइड के बीच भी लगता है, या फ्लूइड लेयर्स के बीच भी लगता है। जो फ्लूइड लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसके हम विस्कस फोर्स कहते हैं, ये आप सब जानते होंगे। भाई सॉलिड सरफेस है, एक सॉलिड सरफेस है, दूसरी सॉलिड सरफेस है, तो इनके बीच तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगे कहेंगे, जो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर है। अब एक सॉलिड सरफेस है और दूसरा उस पर कोई आप फ्लूइड गिरा रहे हो, तो उस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे हम उस कांटेक्ट फोर्स को। लेकिन यदि जैसे पानी है, पानी के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए, मान लीजिए किसी बॉल को मूव कर रहे हो, तो उस बॉल पर क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, ठीक है, सॉलिड को मूव कर रहे हो। या फिर पानी की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं बेटा, उनके बीच भी आपस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगता है वो विस्कस फोर्स, और सॉलिड्स के बीच में जो लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स, सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो लगता है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। चलिए, इसका मतलब अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या समझ में आया यहाँ तक कि फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसे पता चल रहा है कि भाई जितना रफ सरफेस होगा, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन एक स्मूथनेस यदि एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो जो है वो फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, उस पर तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा मूव करना। तो ये इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी खुद से एडजस्ट कर लेता है। जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही बढ़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक लिमिट पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। आगे हम ग्राफ देखेंगे इसका। एंड इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स टिल इट रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर विच इट अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी रेस्ट में है, जो बॉडी रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी पर, उसको मूव करने के लिए या उस बॉडी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करने के लिए, ये बैलेंस हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से। एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है उससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है, और इस पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको स्लाइड करना है,
इस दूसरे ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करना चाहते हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को जब इस पर मूव करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इस दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करना चाहते हो तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में ये कांटेक्ट फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसके? इस अप्लाइड फोर्स के। ठीक है। दस इवन व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है मैक्सिमम होता है। फ्रिक्शनल फोर्स में एग्जिस्ट बिटवीन सरफेस जब ये दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे तो उस समय दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स होगा, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से टाइप का होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब जब रेस्ट में होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट। यदि दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इस केस में। इसे स्मॉल एफ एस से, एस का मतलब स्टैटिक, स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन। ठीक है। अभी जो मैं बात कह रहा था कि यदि हम वेरिएशन देखें फ्रिक्शनल फोर्स का अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में, तो ये अप्लाइड फोर्स मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया और फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया मैंने वाई एक्सिस पर। तो देखिए शुरुआत में जब आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हो। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस जगह जो है इस अप्लाइड फोर्स पर, जब अप्लाइड फोर्स इतना है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है मैक्सिमम हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो गया। ठीक है। इसे हम कहते हैं एफ एस मैक्सिमम। क्या कहेंगे? एफ एस मैक्सिमम, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो गया। भाई शुरुआत में स्टैटिक फ्रिक्शन था, अप्लाइड फोर्स लगाया, धीरे धीरे वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इस केस में ये ऐसा कब होगा? जब भाई ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नंबर 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नंबर 1 है। तो मैंने क्या किया, जैसे आप टेबल का भी एग्जांपल ले सकते हो, इन दोनों को ये व्यक्ति धक्का लगा रहा है। मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये इस टाइप की एक टेबल है। मान लीजिए इस टेबल को व्यक्ति धक्का लगाता है। इस टेबल को जब व्यक्ति धक्का लगाएगा तो क्या एक साथ खिसका देता है? नहीं। तो पहले फोर्स लगाएगा, अप्लाइड फोर्स लगाया इस व्यक्ति ने इस टेबल पर, तो इस टेबल के जो ये पैर हैं और जो अर्थ सरफेस है उनके बीच में इस अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। शुरुआत में क्या होगा, जब तक ये टेबल मूव नहीं करेगी, जितना आप एफ को बढ़ाओगे उतना ही ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुई। तो जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तो जितना आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही बढ़ जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम देते हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बाद में जब कभी भी ये, अब जैसे ये टेबल है, इस पर फोर्स लगाते गए, एफ को बढ़ाते गए, स्मॉल एफ बढ़ता गया, एफ को बढ़ाया, स्मॉल एफ बढ़ा, फिर अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये स्मॉल एफ जो है मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर ये घटना शुरू होगा। और जब घटेगा, उसके घटने के बाद में फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कुछ कभी भी जैसे ही ये घटना शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट यानी ये टेबल कभी भी मूव कर सकती है। तो उस समय जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उस समय जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी मूव कर सकता है, लेकिन वास्तव में मूव नहीं कर रहा है। वो वास्तव में तो वो कुछ सेकंड्स के बाद मूव करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि कभी भी मूव कर सकता है। तो उस मोशन को हम इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर शुरुआत में बढ़ा, मैक्सिमम हुआ और फिर डिक्रीज हुआ। और यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा ना बेटा, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब चलना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट, स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो एफ एस मैक्सिमम होने के बाद जब डिक्रीज हुआ और कांस्टेंट हो गया तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। कौन सा हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये ग्राफ आ रहा है, इस दौरान तो क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन के दौरान है ये सिचुएशन। ठीक है, तो ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में एक ग्राफ हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब जो ऊपर हमने ग्राफ देखा उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसी के बारे में। एज पर अबव ग्राफ, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, the force of static friction also increases. At some point the static friction attains a maximum and further increase in the applied force result in the sliding of the box. तो कभी भी बॉक्स, यहाँ टेबल का एग्जांपल लिया हमने, तो टेबल जो है कभी भी स्लाइड करना शुरू कर सकता है। Thus when there is no relative motion, the static friction may have a magnitude anywhere between 0 and maximum value. जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उस फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है। और इसे कैसे लिखा जाएगा, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल म्यू एस इंटू एन। अब आप कहेंगे कि ये म्यू एस क्या है, म्यू एस क्या हो गया, ये म्यू एस कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं इसे, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। और स्मॉल एफ एस को तो आप जानते ही हैं, एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैंने अभी आपको ग्राफ के समय भी बताया, इसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। किसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो व्हेन ए बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, यानी जस्ट वो जब स्लाइड करना शुरू कर देगी अपॉन अनदर बॉडी, द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी लिमिटिंग एंड द फ्रिक्शन इज सेड टू बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। ठीक है, ये फिक्स है एक जगह पर। इस दूसरे ऑब्जेक्ट पर आपने अप्लाइड फोर्स लगाया। अब इसमें कुछ वजन होगा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही फोर्स लगाया ये आगे खिसक जाएगा। तो शुरुआत में जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो इनके बीच लगने वाला जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बढ़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही मैक्सिमम होगा उस समय ये जो नंबर 2 जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट के ऊपर जो रखा हुआ है ये कभी भी मूव कर सकता है। तो जिस समय ये इक्विलिब्रियम में रहता है ना, इक्विलिब्रियम में कुछ समय के लिए रहेगा ना, तो इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, लिमिटिंग कहते हैं। और जो फ्रिक्शन इस समय इक्विलिब्रियम के समय जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का जब ऑब्जेक्ट जो है कभी भी मूव कर सकता है, यानी वास्तव में मूव नहीं किया लेकिन कभी भी मूव कर सकता है। ऐसी स्थिति को हम इम्पेंडिंग मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की। और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का आपको क्या जानना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये सीधे आप लिख दीजिए, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में हो जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ से आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन, इस रेशो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब हम बात करेंगे क्या हुआ। अब जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ तो अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, अब जब मैक्सिमम हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ उसके बाद में थोड़ा कम होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इस समय क्या होगा, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन से तो बॉडी क्या हो जाएगी, बिगेन्स टू मूव, बॉडी बिगेन्स टू स्लाइड अलोंग द सरफेस। तो जो ये ऑब्जेक्ट आपने रखा था, ये जो ऑब्जेक्ट रखा था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगा, तुरंत ये सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, द मोशन दैट वुड टेक प्लेस बट डज नॉट टेक प्लेस एक्चुअली, देखिए अभी जो मैंने बात बोली थी थोड़ी देर पहले वो बात आ गई यहाँ पर। द मोशन दैट वुड टेक प्लेस, मोशन जो कि होगी
बट डज नॉट टेक प्लेस एक्चुअली, जो कि वास्तव में नहीं हुई है, अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट। यदि फ्रिक्शन एब्सेंट है तो उस केस में जो मोशन जो कि होगी लेकिन वास्तव में हुई नहीं है, उसे हम कहते हैं इम्पेंडिंग मोशन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू होने पर, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम होने पर ये सिचुएशन आता है। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाया, कैपिटल एफ को ज्यादा किया इसमें एफ एस मैक्सिमम से, तो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, यानी मूव करना शुरू हो कर देगा। तो मूव करना शुरू कर देगा तो अब फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, इट एक्ट्स व्हेन ए बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर ए सरफेस। ये कब एक्ट करता है, जब एक बॉडी किसी दूसरी सरफेस पर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो अब एफ एस की जगह एफ के आ जाएगा, के फॉर काइनेटिक, और म्यू एस की जगह म्यू के आ गया इंटू एन। तो यहां से अब आप म्यू के निकाल सकते हो। म्यू के तो आप जानते ही हो, म्यू के क्या है, वे आर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से आप अब म्यू के निकाल सकते हो। म्यू के क्या हो जाएगा, एफ के अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम होता है। ठीक है, तो ये बात हुई काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन है वो देख लीजिए, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के जो कंक्लूजन है उनको हमने लॉज के रूप में लिख दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, राइट डाउन लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो डायरेक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन का, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस। स्टैटिक फ्रिक्शन इससे दिया जाता है, ये तो आप जानते ही हो। और जो डायरेक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो क्या होती है, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन मतलब जो मोशन होने वाली है, जो मोशन होने वाली है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट दूसरा रखा है, जब इस पर अप्लाइड फोर्स लगाया तो जैसे ही एफ एस मैक्सिमम होगा, एफ एस का वैल्यू मैक्सिमम जैसे ही होगा, तो उसके बाद में अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाने से ये ऑब्जेक्ट कभी भी स्लाइड करना शुरू कर सकता है। तो ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्यों कहलाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन के रेस्पेक्ट में टू मूव कर रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट होता है कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन तो इस तरफ है, इस तरफ मूव करना चाहेगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है। और ये क्या लिखा जाता है, एफ एस लेस देन इक्वल म्यू एस एन, मैक्सिमम बराबर हो सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में। ठीक है, ऐसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी अपोजिट होगा किससे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, तो मूव करना शुरू कर देगा तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी तो इस अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट ही लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो इस तरफ है और इसके अपोजिट जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, और इसको क्या लिखा जाता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, ये थर्ड लॉ हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये म्यू के और म्यू एस, ये जो है एरिया पर डिपेंड नहीं करते। कितना ही बड़ा एरिया हो सरफेस का उससे कोई मतलब नहीं है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, लेकिन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर, प्रोवाइडेड कि नॉर्मल फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। यदि नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है, इससे ज्यादा एरिया ले लिया ना मैंने ऊपर वाले का, यदि नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है तो उस केस में एरिया कितना ही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर, फ्रिक्शनल फोर्स पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट है, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड इफ स्पीड इन्वॉल्व आर स्मॉल। यदि स्पीड स्मॉल है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस स्पीड से पर डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड यदि स्मॉल है तो ध्यान रखिए जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पर डिपेंड ना करके नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करते हैं। और लास्ट रूल कहता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इंडिपेंड होता है, किस पर निर्भर नहीं करता, रिलेटिव स्पीड पर निर्भर नहीं करता, यदि स्पीड काफी कम है तो।
तो ये 5 लॉज आप ध्यान रखना। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल म्यू एस एन। दूसरा डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तीसरा म्यू के इज लेस देन म्यू एस। चौथा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। पांचवा द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड इफ द स्पीड इन्वॉल्व्ड आर वेरी स्मॉल। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन जनरली हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही कहते हैं, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता, हमेशा ये ट्रू नहीं होता। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी क्लास के दौरान। आज हम जानेंगे कि कब ये ट्रू नहीं होता। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन इट इज नॉट ट्रू। देखिए जब हम चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें 3 फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए जब हम पैदल चल रहे हैं, ये मान लीजिए व्यक्ति है, तो जब ये पैदल चलता है तो नीचे की तरफ तो लगता है mg, लगता है या नहीं, नीचे की तरफ कौन सा लगता है mg, जिसे आप क्या कह रहे हो, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हो। एक लगता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट लगेगा, ये n नॉर्मल फोर्स। ग्रेविटी यदि नीचे है और ये व्यक्ति के पैर है मान लीजिए, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये आंख बना दीजिए इसकी, और ये ग्रेविटी है नीचे, और ग्रेविटी के अपोजिट कौन होता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तीसरा फोर्स कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके पैर और जमीन के बीच में लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये 3 टाइप के फोर्स लगते हैं, ग्रेविटी, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल। जब हम चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो ये 3 टाइप के फोर्स लगते हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी बैलेंस ईच अदर। अब देखिए नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी तो एक दूसरे से बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, है या नहीं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। वाइल फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ये कैसा होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, और यही फ्रिक्शन डिसाइड करेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेचर ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है, किस टाइप का मोशन ये व्यक्ति परफॉर्म करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिसाइड करेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उस पर 3 टाइप के फोर्स लगते हैं, एक नॉर्मल, एक ग्रेविटी और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ग्रेविटी तो हमेशा नॉर्मल से जो है क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन है, वो नेचर ऑफ मोशन है, सॉरी, जो नेचर ऑफ मोशन है वो कौन डिसाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, जब हम एक्सिलरेट होते हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उस समय फ्रिक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में लगता है। तो जब v इंक्रीज होती है, v इंक्रीज होती है, तो ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में यदि v इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, v इंक्रीज हो रहा है और v इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा जब एक्सिलरेट होती है स्पीड। लेकिन जब डी एक्सिलरेट होती है, डी एक्सिलरेट हो रही है, यानी v डिक्रीज हो रहा है, v डिक्रीज हो रहा है और मूवमेंट इस तरफ है ऑब्जेक्ट का, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा रिटार्डेड मोशन में। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो 0 होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन जब 0 होगा फ्रिक्शन, तो इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है जब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी हो सकती है। जैसे कि आप सर्कुलर मोशन में देखते हो, सर्कुलर मोशन में देखते हो ना, सर्कुलर मोशन में बॉल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ऐसे मूव करती रहती है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए हम कहेंगे, हाँ सॉरी, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो फ्रिक्शन तो 0 होगा, यानी फ्रिक्शन 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये इसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, वो कोई भी हो सकती है। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है,
तो इस तरीके से इस केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के बजाय इस बढ़ती हुई स्पीड से चलता है, स्पीड बढ़ती जा रही है तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करेगा, और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती चली जाती है तो फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है m है। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। अब इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगेंगे। देखिए एक तो इसका हो गया ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये mg नीचे की तरफ लगेगा, और एक फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको आप क्या कह रहे हो, नॉर्मल। क्या कह रहे हो, नॉर्मल कह रहे हो, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हो, नॉर्मल। आप जानते हो ना, नॉर्म कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो ये नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये नॉर्मल ही तो है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ये ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर लगा देता हूँ क्या, फोर्स लगा देता हूँ। ये लीजिए, ये m मास का ऑब्जेक्ट था, इस पर मैं फोर्स लगा देता हूँ, ये फोर्स लगा दिया। अब ठीक है, अब फोर्स जब लगा दिया तो क्या सिचुएशन होगी, अब जब फोर्स लगा दिया तो फोर्स तो इस तरफ हो गया, ये तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और ये था आपका वर्टिकल, जिस डायरेक्शन में पहले नॉर्मल था, कांटेक्ट फोर्स था। लेकिन अब जो कांटेक्ट फोर्स है वो शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो इसी तरफ रहना है, ग्रेविटी तो यही रहना है। लेकिन जब इस पर फोर्स लगा दोगे तो ये कांटेक्ट फोर्स इस नॉर्मल से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने एंगल से ये शिफ्ट हुआ, ये जितने एंगल से शिफ्ट हुआ, कौन, कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स जितने एंगल से शिफ्ट हुआ नॉर्मल से, ठीक है, जितने एंगल से शिफ्ट हुआ, इसे क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। क्योंकि देखिए एफ इस तरफ है, एफ इस तरफ है, ये mg था आपका, ये mg था, और इस तरफ कौन था, नॉर्मल था, नॉर्मल है ना, ये इस तरफ नॉर्मल, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये देखिए इस तरफ कौन होगा, इस तरफ कौन होगा बताओ जरा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये अप्लाइड फोर्स है, इसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये नॉर्मल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का, नॉर्मल कंपोनेंट हो गया कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपको देगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द कांटेक्ट फोर्स कैन डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, द मैक्सिमम एंगल, ठीक है, मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स ही तो था, ये कांटेक्ट फोर्स है, लिख लेना, कांटेक्ट फोर्स, द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द कांटेक्ट फोर्स कैन डेविएट, कांटेक्ट फोर्स जिससे डेविएट हो सकता है, फ्रॉम, कांटेक्ट फोर्स कैन डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा वो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, समझ गए। तो मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द कांटेक्ट फोर्स कैन डेविएट फ्रॉम नॉर्मल, और ये कब डेविएट होगा, जब अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे उतना ही ये कांटेक्ट फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो n है ना, ये n है, तो इस डायरेक्शन में कौन होगा, n, यदि मैं इसको कांटेक्ट फोर्स को c नाम दे देता हूँ, कांटेक्ट फोर्स को, ठीक है, c नाम दे देता हूँ कांटेक्ट फोर्स को, कांटेक्ट फोर्स को क्या नाम दे देता हूँ, c नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम एबव फिगर, फ्रॉम फिगर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये देखिए n इज इक्वल टू सी कॉस फाई, भाई इस c का एक कंपोनेंट इस n की डायरेक्शन में होगा,
सी का एक कंपोनेंट एन की तरफ होगा, कौन होगा? सी कॉस फाइव होगा, और सी कॉस फाइव किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। तो एन बराबर लिख सकता हूँ सी कॉस फाइव, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? एक देखिए दूसरा कंपोनेंट, ये स्मॉल एफ किसके बराबर हो जाएगा? यदि ये सी है और ये सी कॉस फाइव हो गया तो ये सी साइन फाइव हुआ। ये क्या हुआ? सी साइन फाइव, यानी स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा सी साइन फाइव, ये लिख दिया। अब यहां से मैं निकालता हूं भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप जानते हो ये फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल होता है, यही तो होता है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ध्यान दीजिए, ऑलरेडी हमने पढ़ा था जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ऑलरेडी। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ा हुआ है ये हमने। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ अपॉन एन, ठीक है। चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में भी ऐसे ही था। तो एफ अपॉन एन, तो एफ की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो म्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो सी साइन फाइव, और एन की वैल्यू रखो सी कॉस फाइव। अब सी से सी कैंसिल हो गया तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? टेन फाइव। तो इस फॉर्मूले से आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। ये फाइव फाइव यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाएगा, टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए अब एक एंगल और होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, इसको भी जान लीजिए। एंगल ऑफ रिपोज न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे बेटा ये। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए ये मान लीजिए, इसको समझने के लिए मैं एक इंक्लाइंड प्लेन लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पर मैंने ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो मिनिमम इंक्लिनेशन एट विच द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, देखिए ये कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। मान लेता हूं अल्फा है, क्या है? अल्फा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखिए ये जितना ज्यादा करोगे ये ब्लॉक उसी, यानी ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा ये अल्फा पर डिपेंड करेगा। भाई पहले आपने इस ब्लॉक को इस कंडीशन में रखा, ये सरफेस थी, ब्लॉक ऐसे रखा था, यानी अल्फा जीरो था, अल्फा जीरो था। फिर आपने क्या किया? सेकंड कंडीशन में ये कंडीशन कर दी, ठीक है, ये अल्फा कर दिया, ठीक है। अल्फा इज नॉट जीरो, लेकिन ब्लॉक नीचे की तरफ जाना शुरू नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब ब्लॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया, अल्फा को और बढ़ाया, ठीक है, अल्फा को बढ़ाया, अब ब्लॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो जिस मिनिमम एंगल तक यहाँ लिख सकते हैं द मिनिमम, लिखा हुआ है, चलिए, द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, वो मिनिमम एंगल जिस पर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, ठीक है। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ रिपोज है ना, वो गिवन पेयर ऑफ सरफेस के लिए इक्वल होंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। यदि गिवन पेयर ऑफ सरफेस है, जैसे कि यहाँ पर पेयर ऑफ सरफेस गिवन है, ये एक सरफेस तो ये है, एक सरफेस तो ये है, और एक सरफेस इस ब्लॉक का, तो इस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो है सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो मिनिमम एंगल जिस पर ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करना नीचे की तरफ, स्लाइडिंग डाउन स्टार्ट कर देता है, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा एक रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में और जानेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इसी से देख लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, द यूज ऑफ ए व्हील मेक्स इट पॉसिबल टू मूव हैवी लोड्स। आप देखते हैं जो व्हीकल्स होते हैं उनमें पहिए लगे रहते हैं, और जो पहिए लगे हुए व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक है, उससे हैवी लोड को जो है बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। या आपने कार्ट देखी होंगी, गाड़ी है ना, प्लेटफॉर्म पर देखी होंगी, कुली जो है गाड़ी को जो भारी भारी वजन को जो है अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाते हुए देखा होगा।
उस गाड़ी में पहिए लगे रहते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बिना ज्यादा एफर्ट के। द पॉइंट ऑफ व्हील इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड एट एनी गिवन इंस्टेंट हैज नो रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये जो व्हील है, जब ये हिस्सा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा तो यहाँ पर तो जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, रिलेटिव मोशन यहाँ पर तो होगी ही नहीं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द व्हील डज नॉट स्लाइड ऑन द ग्राउंड, यानी ये व्हील जो है इस ग्राउंड पर स्लाइड नहीं होता, ये क्या होता है, रोल होता है, ठीक है, रोल होता है। द व्हील दस एलिमिनेट्स द लार्ज फ्रिक्शन दैट वुड हैव अराइजन इफ लोड वर टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। यानी व्हील ने क्या कर दिया, उस लार्ज फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। जब मान लीजिए ये आप व्हील लगी हुई एक गाड़ी थी, इस पर आपने ये ब्लॉक रखा, ठीक है, ये ब्लॉक रखा, तो इसको आसानी से आगे ले जाएंगे क्योंकि इसने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। लेकिन जब ये वजन अर्थ सरफेस पर रखा था और इसको खींच के आप ले जाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यह फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। However, some resistance often exist, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता ही है। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यही तो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पर जो डिफॉर्म हो जाता है पहिया, उस इफेक्ट के कारण जो रोलिंग फ्रिक्शन है, उस डिफॉर्मेशन के कारण ही, व्हील के डिफॉर्मेशन के कारण ही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो व्हील डिफॉर्म होता है उसके कारण ही रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। द इफेक्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबली स्मॉल, इसके इफेक्ट जो है बहुत कम होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसीलिए तो जो गैस सिलेंडर है उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे। गैस के सिलेंडर को आप उठा के लेके जाइए, बहुत भारी वजन, लेकिन उसको आप जमीन पे रख करके धक्का दे दीजिए, गोल गोल घूमते हुए, रोल करते हुए आगे चला जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन का उससे कम, और जो रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन का, आर मतलब रोलिंग, ये सबसे कम होता है, ये ध्यान रखिए। The coefficient of rolling friction is the ratio between horizontal force needed to maintain constant speed and the upward normal force। यानी जैसे कि हमने पहले लिखा था, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन भी किसके बराबर होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स यानी रोलिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल, इसके बराबर होगा। अब जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो 0.002 से 0.003 स्टील व्हील के लिए, स्टील रेल के लिए 0.01 से 0.02, रबर टायर्स ऑन कॉन्क्रीट। These values show that why railroads train are generally much more fuel efficient than railway trucks, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो लॉस कम हो जाएंगे। आगे देखिए, बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोशन की, सॉरी फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम इसकी हेल्प से वॉक कर सकते हैं, चलना, ठीक है, खाना खाना, बोलना, देखना, ये सब फ्रिक्शन की वजह से है। व्हीकल्स कैन रन ओनली व्हेन देयर इज एडिक्वेट फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर। रोड को खुरदरा बनाया जाता है, एकदम स्मूथ होगा तो व्हीकल चलेंगे ही नहीं, उस पर वो फिर स्लिप होने लगेंगे, तो फ्रिक्शन है तभी तो चल रहे हैं वो। जैसे कि गीले रोड पर जो व्हीकल हैं वो उनको पर्याप्त जो है फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, फ्रिक्शन कम हो जाता है। देयरफॉर आफ्टर रेन सैंड इज स्प्रेड ऑन द रोड, ठीक है। नेल्स एंड स्क्रूज कैन बी फिक्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन। भाई नेल्स जो है स्मूथ सरफेस पर बहुत इजीली नहीं जाता है, वहां से बाउंस बैक होता है, लेकिन जहां पर फ्रिक्शन है वहां पर नेल्स और स्क्रू जो है इजीली पियर्स हो जाते हैं। राइटिंग विद द चॉक, चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। मैं इस पेंसिल से इस पर लिख पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही देखिए लाइन चला पा रहा हूँ, ये फ्रिक्शन की वजह से है। द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द व्हील्स। जो ट्रांसफर होता है, जैसे मोटर से आपने किसी पंखे को जोड़ दिया तो वो पंखा चलने लगता है, तो बेल्ट के थ्रू हमने ट्रांसफर किया पावर को। लेकिन कुछ एविल्स भी हैं फ्रिक्शन की। क्या क्या एविल्स हैं देखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन वियर एंड टीयर ऑफ द मशीन पार्ट्स इंक्रीजेज। जो मशीन पार्ट्स हैं उनका वियर और टीयर जो है इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है।
वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है। हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, अब कैसे कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके देखिए। बाय पॉलिशिंग द सरफेस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। बाय यूजिंग लिब्रिकेंट्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ कैन बी रिड्यूस फ्रिक्शन। तो पॉलिश करने से सरफेस को, लिब्रिकेंट्स का यूज करने से, मशीन्स में बॉल बेयरिंग्स वगैरह में लगाते हैं ना, पंखा कुछ समय के बाद आवाज करने लग जाता है, तो फिर पंखे की जो बॉल बेयरिंग होती है उसमें हम ऑयल डालते हैं तो वो आवाज बंद हो जाती है। लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस विच फॉर्म ए थिन लेयर बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। तो इस वजह से क्या होगा, वो डिप्रेशन को फिल कर देता है, सरफेस में वो कोई जो डिप्रेशन आता है, खुरदरापन होता है, उसको वो भर देता है और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। Materials of low coefficient of friction can be used. By using the ball bearings, the kinetic friction is replaced by rolling friction. बॉल बेयरिंग का यूज करके हम काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनके आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखे हैं। तो देखिए, स्टील ऑन स्टील ये है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। स्टील का एल्युमिनियम पर इतना है, कॉपर का स्टील पर इतना है, रबर का कंक्रीट पर 1 और 0.8 ज़्यादा है बहुत। वुड लकड़ी का लकड़ी के ऊपर देखिए इतना है। ग्लास ऑन ग्लास कम है, 0.94 0.4। बैक्स वुड ऑन वेट्स स्नो, गीली जो बर्फ है उस पर देखो काफ़ी कम हो जाता है, इजीली ले जाते हैं। मेटल ऑन मेटल और कम, देखिए 0.15 और ये 0.06। तो ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो ये बात हुई बेटा, आज हमने रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, इन सब के बारे में बात की। फ्रिक्शन का जो ग्राफ है वो हमने देखा कि अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे बढ़ता है। ये सब बातें की। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।